हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि जब हम आज़ाद हुए हैं बोले तो 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त हमारे देश की हालात क्या थी एग्रीकल्चर के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, चाहे वो ग्रोथ के मामले में, चाहे वो नौकरियों के मामले था, चाहे हमारा बर्थ रेट था, चाहे वो डेथ रेट था, हमारी पोजीशन रियलिटी में थी क्या। मतलब पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने 1947 तक की सारी स्टोरीज को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी आगे की स्टोरी। बोले तो 1950 से लेकर 1990 तक हमारा देश के अंदर क्या हुआ है। तो ये है हमारा चैप्टर, बहुत ब्यूटीफुल। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। फर्स्ट टॉपिक में इकोनॉमिक सिस्टम, देन एक कंट्री की या एक इकोनॉमी की कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को लेकर हम डेफिनेट डिस्कस करने वाले हैं। इस सेकंड टॉपिक को हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स की फॉर्म में। देन हम ये देखेंगे कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे हमारे, उसके कॉमन गोल्स क्या रहे हैं। फिर हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इस टॉपिक को हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमने पीछे वाले चैप्टर में एग्रीकल्चर को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी हैं, रिकैप करेंगे। फिर हम लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे, मतलब जमीनी लेवल पर जमीन के कौन से सुधार हुए हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करेंगे। फिर हमारा टॉपिक जब एग्रीकल्चर का खत्म हो जाएगा तो हमारा एक नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री के इस टॉपिक में हमें ये 3 टॉपिक स्टडी करने पड़ेंगे, 6th, 7th और 8th टॉपिक। देन हम चलेंगे हमारे 9th टॉपिक की ओर। ये भी हमारा मेन टॉपिक है ट्रेड। ये हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस टॉपिक में भी हम इस टॉपिक को जब कंक्लूड करेंगे तो इसके हम फीचर्स देखने वाले हैं। तो चैप्टर रियलिटी में हम 3 मेन पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट वे में स्टडी करने वाले हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द ट्रेड, क्योंकि इन 3 टॉपिक्स के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बहुत फोकस किया हुआ है, बहुत इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो चैप्टर बहुत इजी है। तो अगर आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाकर इसको को स्टडी करते हैं, इसकी प्लानिंग को पहले आप ध्यान से देख लेते हैं कि मैंने चैप्टर को कैसे डिवाइड कर दिया है, तो चैप्टर को स्टडी करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कि हमारा ये आखिर इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक अरेंजमेंट है जिससे हम किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स का टॉपिक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया था, बट कोई बात नहीं, ये टॉपिक हमारा फिर से आ रहा है। किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसी भी कंट्री के अंदर ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहां पर इकोनॉमी को लेकर था। अब जो बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है वो आपको क्या कह रहे हैं ध्यान से देख लेते हैं। कहता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है एक इकोनॉमिक ऑर्डर, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर क्या क्या आने वाला है? इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, रिसोर्स एलोकेशन का सिस्टम है, या गुड्स या सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। ये 3 सिस्टम की बात कर रहा है। कौन सा सिस्टम? प्रोडक्शन का, रिसोर्स एलोकेशन का और गुड्स और सर्विसेज की एलोकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। ये 3 टॉपिक ये किसको बोल रहे हैं? हमारे ये इकोनॉमिक ऑर्डर को। तो यहां पर इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो रियलिटी में क्या है? एक इकोनॉमिक ऑर्डर है किसी भी कंट्री का, हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 3 बातें इन्होंने बोल दी। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन या सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है? इसको इन्होंने नीचे डिफाइन किया हुआ है। कहता है कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है कि वो तरीका, वो वे, वो रास्ता जिसके थ्रू हम गुड्स या सर्विसेज को क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, या हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं।
कि वो आखिर मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे, उसको हम बनाएंगे कैसे। फिर कहता है कि ये जो सेकंड टॉपिक था सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इसका मतलब है कि ये हमको बताएगा व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, हमको आखिर एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज बनानी है। फिर तीसरी बात द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही टॉपिक था ना हमारा, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जिसके थ्रू लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या, हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है तो मैं किसी ना किसी कंपनी में लगाऊंगा, वो कंपनी मुझे क्या देने वाली है, इंटरेस्ट या डिविडेंड देने वाली है। मेरे पास लैंड या बिल्डिंग खाली पड़ी है, मैंने किसी को किराए पर दे दी तो वो मुझे रेंट देने वाला है। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो वो आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मतलब लेबर के बदले में वेजेस, जमीन के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, ओनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है जो लोगों को मिलता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम का ये जो टॉपिक था ये आपकी बुक में दिया हुआ है एज इट इज, बट फिर भी अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कैरी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक देश में या एक अर्थव्यवस्था में हमारी कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं होती हैं। 3 टॉपिक थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। तो पहली बात हमारे सामने यही आ रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमको ये देखना होता है कि हम कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज का सिलेक्शन करें, कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज को बनाएं, वो बनाएं तो कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो यहां पर यही बातें आ रही हैं। तो इसमें हम फाइनल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होना चाहिए, कितनी गुड्स हो, कितनी सर्विसेज हो, कितनी क्वांटिटी में हो। तो यहां पर पहली बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। देन हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या, अब बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो हम लेबर का यूज करेंगे या हम मशीनों का यूज करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम 2 ही बातें लेके चल रहे हैं, क्या हम लेबर की हेल्प से बनाएं, मशीनों की हेल्प से बनाएं, या लेबर प्लस मशीनों की हेल्प से बनाएं। तो यही टॉपिक इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी बात है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आखिर किसके लिए बनाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये डिसीजन लेना है, भाई रिच लोगों के लिए बनाएं या पुअर सेक्शन के लिए बनाएं, है ना, या दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके चलें, या हम सोसाइटी के भले की सोचें, सोशल वेलफेयर को सोचें, प्रॉफिट कम रखें। तो ये सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए हमको बनाना है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आ गए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये किसी भी देश के अंदर हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय समस्याएं। तो अगर आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि हमारी जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके थ्रू बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये वाली प्रॉब्लम का समाधान हम इन तीनों इकोनॉमिक में करने वाले हैं। कहता है भी इकोनॉमिक सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहला इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, ये कैपिटलिस्टिक। दूसरा सोशल कह सकते हैं, ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों टॉपिक हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टडी करने हैं। इन तीनों टॉपिक में सबसे खास बात क्या है, इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसके मीनिंग, फीचर और 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम हमने डिस्कस की उसका क्या समाधान होगा यहां पर देखने वाले हैं। देन सेकंड टॉपिक में भी हम मीनिंग, फीचर, देन तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनका समाधान कैसे होगा, फिर इसमें भी इसका मीनिंग, फीचर, फिर तीनों की तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहां पर कैसे होगा, ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, और तीनों टॉपिक को हम एक बार थोड़ा सा एक शॉर्टकट वे में देख लेते हैं। पहले देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। इस इकोनॉमी के अंदर जो मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप होती है, जो कंट्रोल होता है, वो कौन होता है, कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। फिर इसमें जो मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप होती है, जो कंट्रोलिंग पावर होती है, जो रनिंग होती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मिक्स्ड इकोनॉमिक में क्या होता है,
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तो उनको अपने अपने रोल दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या देखा, क्या बताया आपको, 3 प्रकार की इकोनॉमी है। पहली इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर का है, इसमें पब्लिक सेक्टर का है, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो गया, मैंने आपको छोटा सा डिटेल इसका दे दिया, बट इसको हम थोड़ा सा अच्छे वे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हम सबसे पहले इसका स्टडी करेंगे, इसका मीनिंग या फीचर। मैंने मीनिंग और फीचर के टॉपिक को कंबाइन कर दिया है। तो देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, किसके हाथ में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। और प्राइवेट सेक्टर क्या कोशिश करता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो। बनाएगा किसको, जिसको इस प्रोडक्ट की नीड होगी। किस कैटेगरी को सेल करेगा, रिच कैटेगरी को, क्योंकि रिच कैटेगरी को सेल करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने वाला है। तो फिर भी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। कहता है कि जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है, जो कंट्रोल है, जो ऑपरेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से होता है। तो मतलब इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसमें हम जो मेन टारगेट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है फिर, हालांकि इन दोनों लाइन में क्या समझने को मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल है। अब तीसरी लाइन में क्या कर रहा है, कहता है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है ना इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कितना होता है, कानून और व्यवस्था को बना के रखना और कंट्री की डिफेंस के बारे में सोचती है। गवर्नमेंट इसके अलावा और कोई रोल प्ले नहीं करती। तो कहता है कि भाई जो 3 जो प्रॉब्लम है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, ये प्रॉब्लम सोल्व होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। बोले तो डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को देखकर ही प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फिक्स होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वैसे ही प्रॉफिट कमाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट आखिर सेल किसको कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली इकोनॉमी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे कि इस इकोनॉमी के अंदर अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, तीनों प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहली बात, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब इस इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, हम क्या बनाएंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस प्रोडक्ट से हमको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ये प्रोडक्ट चाहे हम कंट्री में बेचें, चाहे हम फॉरेन की मार्केट में बेचें, बट अल्टीमेटली हम वही प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। दूसरी बात, कैसे बनाए, भाई कैसे का मतलब भाई लेबर से बनवाएं या मशीनों से बनवाएं। भाई देखो, लेबर सस्ती पड़ी तो लेबर से बनवा लेंगे, अगर मशीनें सस्ती पड़ी तो मशीनों से बनवा लेंगे। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर लेबर सस्ती है तो लेबर से बनवा लो, अगर लेबर आपको महंगी पड़ रही है तो मशीनों से बनवा लो। मशीनें बोले तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तीसरी बात कहता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, कहता है कि हम लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ही बनाते हैं। हम प्रोडक्ट बनाते हैं लोगों की इनकम को देखकर। अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि इस इकोनॉमी के अंदर हम वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो रिच कैटेगरी के लोग खरीद पाते हैं। तो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम का समाधान आपको बता दिया इस इकोनॉमी के अंदर। ये हमारी कौन सी इकोनॉमी थी, फर्स्ट। सेकेंड इकोनॉमी हमारी है सोशल इकोनॉमी, हम इसको कह सकते हैं। तो इस टॉपिक में भी मैंने इसके मीनिंग और फीचर्स कंबाइन कर दिए हैं। ये इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कंट्रोल, ओनरशिप, प्रोडक्शन सब गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर, बोले तो सामाजिक कल्याण। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबके काम के हों, जिसकी नीड सबको हो, जरूरत सबको हो। तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे के सारे काम अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। हमारा सामाजिक कल्याण मैक्सिमम होता है, सामाजिक कल्याण को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉफिट हम ज्यादा कमाना नहीं चाहते। और इसके साथ साथ ये कह रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर
गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ होता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट सिर्फ कानून और व्यवस्था और डिफेंस को ही मेंटेन नहीं करती, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन के अंदर सीधा अपना इंटरफेयर करती है। पीछे वाले में क्या था, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कानून व्यवस्था और डिफेंस की बात थी, पर यहां पर क्या कह रहा है, कहता है गवर्नमेंट का प्रोडक्शन के अंदर सीधा सीधा रोल है। तो गवर्नमेंट डिफेंस ऑर्डर और ये तो सब करके रखेगी, पर प्रोडक्शन के अंदर भी गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ है, गवर्नमेंट इंटरफेयर 100% करती है। तो इस इकोनॉमी के अंदर हमारी जो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को आखिर हम सोल्व कैसे करेंगे। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसके अंदर आंसर आपका क्या आना चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको सोसाइटी को नीड हो, सोसाइटी को जिस प्रोडक्ट की नीड है वो हम बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, हम गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसाइड करती है कैसे बनाना है। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ टू गुड्स द प्रोड्यूस। तीसरी बात, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाएंगे किसके लिए, तो बनाएंगे सभी के लिए, बनाएंगे हम सभी के लिए। तो इसमें हम सोशल वेलफेयर को क्योंकि सब जगह देते हैं, सबको ध्यान रखते हैं, तो हम लोगों की नीड्स को ध्यान रखते हैं, उनकी अफोर्ड करने की कैपेसिटी कितनी है हम इसको भी ध्यान रखते हैं, लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों की एजुकेशन के ऊपर भी हम बहुत ध्यान देते हैं। तो जिसको नीड होती है रियलिटी में हम उसी के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं। तो हेल्थ केयर को भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, रियलिटी में उसको नीड होती है। तो ये हमारी हुई सेकंड इकोनॉमी। अब थर्ड जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को हम क्या कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर सबसे खास बात मैंने आपको पहले बता दी थी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल रहता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर द प्राइवेट सेक्टर एलोकेटेड विद द रिस्पेक्टिव रोल। तो इनको अपने अपने रोल दिए जाते हैं, भाई तुम अपना अपना रोल प्ले करो, तुम अपनी अपनी समस्याओं को समझाओ, सुलझाओ, समस्याओं को सोल्व करो। तो इनको अपने अपने रोल दिए गए हैं और एक कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम को ये लोग सोल्व करने में लगे रहते हैं। तो गवर्नमेंट एंड द मार्केट है ना, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अपनी तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को मिलकर सोल्व करते हैं। ये जो तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, ये तीनों को सोल्व कौन करता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करते हैं। फिर अगली बात क्या कहती है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भाई मैं जो गुड्स और सर्विसेज दे सकता हूं ना, मैं वो गुड्स और सर्विसेज आप लोगों को देने वाला हूं, तो हम वही अच्छे से बना देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमको लाइफ चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो स्पेशल या कोई मेडिसिन चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए, या तुमको अनाज चाहिए, या तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, वो सब चीजें गवर्नमेंट अपने लेवल पर प्रोवाइड कराती है। भाई जहां पर मार्केट अपना फेल हो जाएगी ना, जब मार्केट प्राइवेट सेक्टर कहेगा ना, कि जब जहां पर ऐसा समझ लो कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए ना, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट वो काम पूरा कर देती है। तो अल्टीमेटली इस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं। भाई प्राइवेट सेक्टर जो पूरा करा सके तू पूरा करा दे, गवर्नमेंट कहेगी जो मेरे से होगा मैं पूरा करा दूंगी। तो ये हुई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे खास के बात क्या हुई, जो इसमें जो ओनरशिप होती है, जो मालिकाना हक होता है, कंट्रोलिंग होती है, वो दोनों के हाथ में रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, कुछ प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमम। हालांकि कुछ प्रोडक्शन के जो डिसीजन होते हैं, जो हमने प्रोडक्शन करनी होती है, प्रोडक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट को देखकर। वाइल इन द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर हैड द अपर हैंड। हालांकि इस पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर को ध्यान रखती है, इसलिए अपना वो हाथ बना के रखती है। फिर बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं। ये बातें हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बाद हमने स्टडी किया कि 3 टाइप की इकोनॉमिक क्या है और उनके मीनिंग, फीचर्स, और उन तीनों के अंदर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया है। ये टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है कि भाई इंडिया ने क्या फॉलो किया होगा। इंडिया ने फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमी। स्टार्टिंग में तो क्या था, सारे कंफ्यूज थे, सारे लोग कंफ्यूज थे, बड़े बड़े जो भी अपनी हमारी कंट्री के धुरंधर थे, मतलब 1950 के आसपास की बात कर रहा हूं, 1950 में सारे बड़े बड़े लोग कंफ्यूज थे, भाई इंडिया को कौन सी इकोनॉमी बनाए, पहले वाली, दूसरे वाली या तीसरे वाली। पर सब ने बाद में मिलकर कंक्लूड किया भाई इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्लाई कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलकर।
तो यहीं पर ये कहता है कि आफ्टर द फ्रीडम, जब हम आजाद हुए, लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब कंफ्यूज थे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, भाई इंडिया के अंदर क्या फॉलो करें। कुछ लीडर्स ने तो बोला भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल दो, कुछ लोगों ने बोला भाई प्राइवेट इकोनॉमी बना दो। कहते हैं ऐसे रिजल्ट मतलब उन लोगों ने काफी सारी मीटिंग की होगी, सोच विचार किया होगा, तो ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने क्या फिक्स किया, भाई मिक्स्ड इकोनॉमी बना दो, मतलब विद द बेस्ट फीचर ऑफ द बोथ है सोशलिस्ट इकोनॉमिक एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया हुआ है। तो अगर आपसे कोई भी शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी है, तो कह देना कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो in this view, India would be a socialistic society with a strong public sector, but also with the private property and the democracy. तो हम पब्लिक सेक्टर की तो बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में स्ट्रॉन्ग लेके चल रहे हैं और डेमोक्रेसी की भी हम बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरी की पूरी का ये हमारी जो स्लाइड है, इसका पूरा का पूरा थीम क्या है, अल्टीमेटली हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला है, अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, चैप्टर हमारा थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहा है, चैप्टर के अंदर हम ट्रैक पे और आ रहे हैं। अभी कहता है कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। भाई कहता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करनी हो तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो करनी पड़ती है। तो कहता है कि गवर्नमेंट को प्लान तो करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। तो जब भी हम किसी कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के लिए जब भी हम कोई प्लान करते हैं, एडवांस में हम कुछ सोचते हैं, तो अगर वो प्लानिंग कंट्री के लिए है तो उसको हमने बोल दिया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को इन्होंने डिफाइन किया मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। जब हम कंट्री के बारे में बहुत बड़े वाले बोले तो मेजर डिसीजन जब हम लेते हैं ना, मेजर डिसीजन कौन से, व्हाट, हाउ और होम, ये टॉपिक हमने अभी स्टडी किए थे। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। जब हम इन मेजर डिसीजंस के बारे में सोचते हैं और उन डिसीजन को लेकर जब हम कुछ बातें एक जगह पे प्लान कर रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर कहता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 था और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक असाइन किया एक लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को हमने एक रोल दिया था जब हम 1951 के अंदर आए हैं, जब हमारे 5 ईयर प्लान हमारे स्टार्ट हुए, तो हमने पब्लिक सेक्टर को थोड़ा आगे कर दिया, भाई पब्लिक सेक्टर पहले ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। एंड प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो एनकरेज्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। प्राइवेट सेक्टर को भी बोला, बट सबसे ज्यादा आगे हमने 1950 से लेकर 1990 तक हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत आगे रहा है। यस, मैं आपको फिर कुछ क्लियर कर देता हूं कि जब हम आजाद हुए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को तो फॉलो किया ही किया, बट हमने पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर फिर भी पीछे रह गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमने लाइसेंस की पॉलिसी लगा दी, कोटा फिक्स कर दिया, ऐसा कर वैसा कर, ये हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के आगे खड़ी कर दी थी। तो जो लीडिंग रोल रहा था, जो मेजर रोल रहा था, जो मेन रोल रहा था, वो पब्लिक सेक्टर का रहा था। तो कहता है कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव तब होती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द प्लानिंग कमीशन ऑफ 1950। हमने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर को हमने बना दिया चेयरमैन। जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर मोहल्लवन, ये नेम्स, हाँ, जो फर्स्ट हमारे चेयरमैन थे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, और देन उन्होंने लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ द कमीशन, जो हमारा कमीशन का जो पर्पस था वो एक्सेस करना था ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज हमारी कंट्री के, उनको एक्सेस करना था, एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की, क्यों की, क्योंकि हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकें। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड, तो हमने प्लानिंग पीरियड भी फिक्स कर दिया। जैसे आपने पता होगा ना कि हमारी यहाँ 5 वर्षीय योजनाएं चलती हैं, 5 सालों के टाइम पीरियड चलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग पीरियड फिक्स कर दिए, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, 5 ईयर प्लान। और ये 5 ईयर प्लान हमारे अब स्टार्ट हो गए। तो हमारे ये 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुए हैं वो 1951 से स्टार्ट हुए हैं। यस, हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए। अब कहता है कि प्लान का क्या मतलब होता है, 5 ईयर 5 साल प्लान के। तो प्लान का मतलब क्या है, प्लान रियलिटी में एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी किसी भी स्कीम के बारे में, डिटेल के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, या जो भी ऑब्जेक्टिव हम पूरा करने वाले हैं उसके बारे में एक डिटेल में सब कुछ लिखा होता है। वो डिटेल जहां पे लिखी हुई है ना, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, प्लान बोल रहे हैं।
कहता है कि हम प्लानिंग अक्सर करते क्यों हैं, कहता है प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पहले से जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अच्छे से पूरा कर पाएं, और वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। तो इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स एट द हैंड एंड द मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन टू सोल्व देम। तो इसमें हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो ये है हमारा प्लान का मीनिंग, और हम प्लान्स आखिर बनाते क्यों हैं। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमारा जो मेन चैप्टर है, आगे हमारा थोड़ा सा अभी और दौड़ रहा है चैप्टर, इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। हमारा यहां पर अब शुरू होने वाला है आपके बुक के अकॉर्डिंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारत की, वो क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टॉपिक, हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं। जो हमारी ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं या 5 ईयर प्लान्स कह लो, ये कौन सा इनका टाइम पीरियड है और इनके क्या ऑब्जेक्टिव रहे। तो ये टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में लेके चलने वाला हूं, आप इसको थोड़ा सा जल्दी से स्टडी कीजिएगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना, 1 अप्रैल 1951 से कब तक था ये, 31 मार्च 1956। तो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उसके अंदर हमने प्रोडक्शन के किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट यही था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्यों किया हमने इस चीज को टारगेट पहले ही, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे, या आप पीछे वाले चैप्टर में भी थोड़ा चले जाएं तो पीछे वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि जब हम आजाद हुए हैं, फ्रीडम हमको जब मिली है, हम एग्रीकल्चर के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर के मामले में हमारा बुरा हालात है, हालात हमारे एग्रीकल्चर के मामले में बहुत बुरे हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर इसलिए जो पहला 5 ईयर प्लान आया, तो उसमें सबसे पहले हमने टारगेट यही किया कि भाई एग्रीकल्चर का तो सुधारो, है ना। तो हमने इसलिए पहला टारगेट यही रखा भी एग्रीकल्चर के मामले में जो हमारी प्रोडक्शन बहुत खराब आ रही है, प्रोडक्शन हम उतना नहीं कर पा रहे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, तो हमारा पहला टारगेट यही था प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। दूसरा टारगेट हमारा क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। सिस्टम इतना बेकार था, जमींदारी सिस्टम हमारा अप्लाई हो चुका था, है ना। जिन लोगों की जमीनें थी वो मालिक बन के नहीं, नौकर बन के अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो हमारा जो सेकंड टारगेट था वो यही था भी प्रोडक्शन के जो काम हो तरीके से हो, सबके बीच में इनकम और वेल्थ बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हमारा सेकंड टारगेट यही था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा मेन टारगेट ये था। सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान बना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, अप्रैल 1 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसके अंदर हमने टारगेट क्या रखा, अब हमारा टारगेट आ गया इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि पहले प्लान में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर तो काम स्टार्ट कर ही दिया था। अब हमारा टारगेट क्या था, इंडस्ट्रीज को सुधारना। तो हमने टारगेट किया भाई इंडस्ट्रियल लेवल पर जो भी प्रोडक्शन है हम उसको इंक्रीज करेंगे। सेकंड प्लान के अंदर सेकंड बात कौन सी थी, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल पर जो लोग मशीनें या प्लांट लगाना चाहते थे, हम उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1966 तक। तो इसमें हम क्या करना चाहते थे, रियलिटी में हम क्या हो गए थे भाई, दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। हमको अनाज भी बाहर से मंगवा के खाना पड़ रहा था। इसलिए हमने टारगेट कर दिया भाई हम क्या करेंगे, खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे अनाज के मामले में। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, जो लोगों में जो समानता नहीं थी हम उसको थोड़ा कम करना चाहते थे। भी लोग बराबर के अधिकार सबको मिले, सबको बराबर को खाना के मिले, हम सबको बराबर समानता के अधिकार पर देखना चाहते। तो यहाँ पर इक्वलिटी के ऊपर बात आनी स्टार्ट हो गई, हम इक्वल सबको देखना चाहते थे। तो ये हमारे 3 5 ईयर प्लान देख लिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान को और फिफ्थ 5 ईयर प्लान को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। बीच में ना हमारे 3 एनुअल प्लान बने हैं, बीच में हमारे 5 ईयर प्लान बन ही नहीं पाए। हम सिंगल प्लान के ऊपर काम करते रहे, बोले तो सिंगल ईयर एक साल के अंदर हमारे प्लान बनते रहे। 1966, 67, 68, 69 ऐसा लगा लो कि हमारे 3 5 ईयर प्लान बने। 3 मतलब 3 बार हमारे 5 ईयर प्लान नहीं बन पाए। हम सिंगल ईयर में प्लान करते रहे, फिर नेक्स्ट ईयर प्लान, देन नेक्स्ट ईयर प्लान, उसके बाद फिर से हमारा 5 ईयर प्लान, देन हमारा 5 ईयर प्लान, फिर हमारा फिर से एनुअल प्लान आ गया। इसके अंदर भी हमारा टाइम पीरियड क्या था, अप्रैल 1 1979 से लेकर मार्च 31 1980। ये भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं हम।
देन हमारा जो 6th प्लान था 5 ईयर वाला, उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, मेन टारगेट हमारा ये था। देन 7th प्लान, उसकी डेट्स भी आपको दी हुई है, मेन टारगेट। उसके बाद फिर से हमारा सिंगल ईयर का प्लान चला है, बोले तो 2 एनुअल प्लान चले हैं। 1990 से 91 चला होगा, फिर 91 से 92 चला होगा, है ना, 90 से 91, देन 91 से 92, ये 2 एनुअल प्लान। फिर इसके बाद हमारा 8th प्लान आया, 8th 5 ईयर प्लान आया, उसके अंदर हमारे मेन टारगेट ये थे। देन हमारा 9th प्लान आया 5 ईयर प्लान, इसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था। देन हमारा 10th प्लान आया, उसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये था। तो ये अगर आपको स्टडी करना है तो स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हमारा आया 11th प्लान, 11th 5 ईयर प्लान, उसका टाइम पीरियड देख लो 2007 से 2012, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव थे ये ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स किए हुए थे। देन हमारा 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, उसका जो हमारा मेन टारगेट था वो ये था। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान मैंने आपको शॉर्टकट पे बता दी हैं, क्योंकि रीडिंग पर्पस के लिए हैं, तो आप खुद भी इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारे 5 ईयर प्लान बने 1950 से लेकर 1990 तक, इन प्लान्स का रियलिटी में मेन टारगेट क्या था? वैसे तो हमने बहुत सारे प्लान देख लिए, 11-12 5 ईयर प्लान देख लिए। तो इन अगर 11-12 प्लान्स को अगर हम निचोड़ दे, कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन फॉर्म में हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग 4 बेसिक गोल है। तो 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इसके अंदर हम 4 टॉपिक बहुत इजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रोथ का, सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडर्नाइजेशन का, थर्ड टॉपिक है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, एंड द फोर्थ टॉपिक है हमारा इक्विटी का। ये टॉपिक अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में बहुत इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट वे में देख लेते हैं। भाई यहाँ पे ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है जिससे हमारी कंट्री की कैपेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करने की इंक्रीज होती है। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? इसका टारगेट ये रहता है कि हमको नई नई टेक्नोलॉजी और सोशल आउटलुक के अंदर लोगों की सोच में, उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज लेकर आना है और उसको वो फॉलो करना स्टार्ट करें, एडॉप्ट करना स्टार्ट करें। सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं। रियलिटी में समस्याएं इतनी आ रही थी कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होकर रह गए थे, पैसों के मामले में भी, इवन द अनाज के मामले में भी, गेहूं के मामले में भी। तो इसलिए हमारा 5 ईयर प्लान्स का, इसमें हमने क्या स्टडी करने वाले हैं, हमारा तीसरा गोल क्या था कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, पैसे के मामले में भी और अनाज गेहूं जो नेसेसरी चीजें हैं उसके मामले में भी। हमारा जो चौथा जो टारगेट रहा है इन 5 ईयर प्लान्स का, दैट इज इक्विटी। कहते हैं इक्विटी इंश्योर करती है कि सभी लोगों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी होए और जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, असमानता वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो ये चारों टॉपिक का भी अगर आप शॉर्टकट वे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट ये चारों टॉपिक अब हम थोड़ा डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? ग्रोथ। यस, ग्रोथ का टॉपिक है ये। ग्रोथ के टॉपिक के अंदर हमको क्या स्टडी करना है? ग्रोथ का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। ग्रोथ का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज और गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी एक कंट्री की इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है? ग्रोथ के अंदर 3 टॉपिक आते हैं, ईदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्शन कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल, और जो लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड द बैंकिंग। या तो सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा अच्छा हो जाए, या हमारा प्रोडक्टिव कैपिटल के जो हमारा गुड्स और सर्विसेज है वो हमारा अच्छा हो जाए, या इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड द सर्विसेज। ये तीनों टॉपिक को हम किस में लेके चल रहे हैं? जीडीपी ग्रोथ के अंदर लेके चल रहे हैं। कहता है कि एक गुड इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज, हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लेके चलते हैं ग्रोथ। तो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे 5 ईयर प्लान बने थे, हमारे 5 ईयर प्लान का जो मेन टारगेट था, वो पहला टारगेट वो यही था कि हम ग्रोथ को लेके चल रहे थे कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन अच्छे से हो, मशीनें हमारी कंट्री में इंक्रीज हो, है ना।
तो ये हम ग्रोथ को लेकर चल रहे थे, हमारी हमारी कंट्री की जीडीपी धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा पहला 5 ईयर प्लान का पहला गोल, ग्रोथ। तो जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब होता है रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री के अंदर जितनी भी एक टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उन सब के टोटल को, उन सब की वैल्यू को ये क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो कहता है कि इंक्रीज इन जीडीपी और अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इनेबल पीपल टू एंजॉय द मोर रिच एंड द वेरिड लाइफ। कहता है जितनी गुड्स और सर्विसेज लोगों के लिए अवेलेबल रहती है तो इससे उनकी लाइफ अच्छी होती है, अल्टीमेटली कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है। कहता है जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। कहता है जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी अगर हमको कैलकुलेट करें तो जो हमारी कंट्री के डिफरेंट सेक्टर होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, इन सबको हम बीच में इंक्लूड करके चलते हैं। कहते हैं कुछ कंट्री के अंदर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। कहते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, उन कंट्रीज के अंदर अगर एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के मामले में इंक्रीज होता है ना, तो वो जीडीपी की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कहता है कि वाइल इन द सम अनदर कंट्रीज ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। कहते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सर्विसेज सेक्टर के अंदर ग्रोथ होता है तो उससे जीडीपी हमारी ग्रोथ करती है। तो ये हमने ग्रोथ का टॉपिक स्टडी कर लिया, जो हमारा पहला कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान्स का। जो सेकंड जो हमारा कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान का, वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण कब आएगा? जब लोगों की सोच थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए, जब हम नई नई टेक्नोलॉजी फॉलो करना लग जाएं, पुराने पैटर्न को तोड़ दें, प्रोडक्शन नए तरीकों से करें, मशीनें नई नई लगा कर आएं, तो ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का सेकंड गोल, सेकंड बेसिक गोल क्या है? मॉडर्नाइजेशन, जिसको ये हिंदी में कह रहे हैं आधुनिकीकरण। तो इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। कहता है कि जो इंडियन प्लानर्स हैं उन्होंने हमेशा इस जरूरत को महसूस किया है कि इंडिया के अंदर आधुनिकीकरण की जरूरत है, चाहे वो लोगों का जीवन जीने का तरीका ऊपर उठाना हो या मशीनें नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मॉडर्नाइजेशन करना हो। तो ये बातें पहले से ही इकोनॉमिक के हमारे जो भी प्लानर है उन सभी ने फील किया है कि भाई इंडिया के अंदर आधुनिकीकरण की बहुत नीड है। अब मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता क्या है? मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो पहली बात आती है वो आती है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन किस पे एम करती है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। वो इंक्रीज कैसे होगी? जब हम नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। यस, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तभी तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है। कहता है कि एक एग्जांपल की अगर बात करें, एक किसान है, वो अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकता है? या तो वो नए नए ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, नए नए बीज, खाद, फर्टिलाइजर खरीद ले, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह से फैक्ट्री की बात कर रहा है, कहता है कि फैक्ट्री में भी अगर अपने को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन हमारा पहले से ज़्यादा अच्छा कैसे होगा? जब हमारे पास नई मशीनें होंगी। नई मशीनें, फैशन चेंज होता है तो नई टेक्नोलॉजी अपनी को लेकर आनी पड़ती है। तो नई टेक्नोलॉजी को जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। इसी तरह से इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के अंदर सेकंड पॉइंट क्या दिया? चेंज इन द सोशल आउटलुक। तो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स ए चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज जेंडर इंपावरमेंट। तो हमको क्या करना है? लोगों को थोड़ा इंपावर करना है, उनको जगाना है, उनको मोटिवेट करना है। जैसे पहले गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन नहीं था, है ना, फीमेल का एजुकेशन नहीं था, स्त्रियां लेडीज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अभी क्या हो गया? इंपावरमेंट में आ गया। तो प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू द वुमेन। अब हमको क्या करना है? लेडीज को, महिलाओं को, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना है, उनको अपने अधिकार दिलाने हैं। तो सोसाइटी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड द प्रोस्पेरस। तो हमारे अंदर क्या होगा? थोड़ा सा हम ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे? लेडीज के टैलेंट को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। कहां पर? वर्क प्लेस पे। क्योंकि अगर लेडीज को ज्यादा एजुकेशन मिलती है तो वो अच्छे से काम कर पाती है। नहीं तो क्या होगा? कंट्री का एक हिस्सा, लगा लो कि 40-50% हिस्सा तो अनपढ़ रह गया। तो लेडीज को अगर हम एम्पावर करते हैं तो वो भी
काम वाले एरियाज में अपनी एफिशिएंसी को, अपने टैलेंट को यूज कर सकती हैं। अगर उनका टैलेंट यूज हो पाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कंट्री समृद्ध होने वाली है, सिविलाइज्ड होने वाली है। तीसरी बात, हमारा जो तीसरा कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान्स का, क्या है, सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी। यहां पर बात समझने वाली बात है, कहता है भी किसी भी कंट्री की ग्रोथ की बात करें या मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो 5 ईयर प्लान के ऊपर हमने ये इस बात पे फोकस किया है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें, हम बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें और खुद की कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करें। जैसे अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि भाई हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर से लोगों से पैसा बहुत लेते रहते हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आए और खुद के रिसोर्सेज का, खुद के पैसे का ही यूटिलाइज कर पाए, हम बाहर की फाइनेंशियल असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो ये है सेल्फ रिलायंस का मतलब। सेल्फ सफिशिएंसी का क्या मतलब है, डेवलपमेंट थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जो भी हमारे घरेलू रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प से हमको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, वार हो रहा था 1965 के अंदर, तो अमेरिका ने हमको ना धमकी दे दी थी। अमेरिका ने बोला कि अगर तुम पाकिस्तान से अपना वॉर, युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम तुमको अनाज देना बंद कर देंगे। अब देखो हम कितना डिपेंड थे किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर हम इतने डिपेंडेंट थे कि हमको उनसे मजबूर होना पड़ रहा है, भाई तुम जो कहोगे हम वो कर ले। तो यूएसए हमको 1965 के अंदर मजबूर कर रहा था कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद ना किया तो हम तुमको ग्रेन्स की, बोले तो गेहूं की सप्लाई नहीं करने वाले, गेहूं तुमको एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। तो ऐसी मजबूरी क्यों आने देनी, तो इससे अच्छा यही है ना कि हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर ले, हम खुद के ऊपर डिपेंड हो जाए, हम क्यों दूसरे से पैसा मांगने के लिए जाएं। इसलिए हमारे पास ये तीसरा टॉपिक आया, सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी, कि भाई पैसे के मामले में भी हम खुद पे डिपेंड हो जाएं और हम जो बाहर से जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो प्रोडक्ट हम अपने देश में ही बना लें। तो ये 5 ईयर प्लान का हमारा तीसरा गोल था। और हमारी बात आती है कि ये जो पॉलिसी आई थी हमारी सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी क्यों आई थी, क्योंकि हम फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाएं। दूसरी, हम फॉरेन की इंटरफेरेंस को, जो फॉरेन की कंट्रीज हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालती है, हमारे ऊपर इंटरफेयर करती हैं, वो दबाव हम कम करना चाहते थे, है ना। क्योंकि अभी तक हम अनाज के मामले में यूएसए के ऊपर डिपेंड थे, अब यूएसए हमको मजबूर कर रहा है धक्के से, हम क्यों इसके ऊपर डिपेंड रहे। तो हमारे पास जो ये पॉलिसी हमने बनाई सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी की, क्यों बनाई, हम बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना रहें। दूसरी बात, हमारे ऊपर बाहर की कंट्रीज कोई भी प्रेशर बना के हमसे कोई भी काम ना करवाए। अगली बात, ये हमारी जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान का जो हमारा 4th गोल है वो क्या है, इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर क्या कह रहा है, कहता है कि जो भी हमारे पीछे जो 3 टॉपिक थे ना, ग्रोथ के, मॉडर्नाइजेशन एंड द सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, कहता है कि भाई इन्हीं 3 चीजों से भी किसी भी कंट्री को हम अच्छे से नहीं चला सकते या किसी भी लाइफ को अच्छे से नहीं चला सकते। कहता है लोगों को अच्छे से अगर हम जीना सिखाना है, उनको फायदे देने हैं, अगर उनको कंट्री के हर सेक्शन को अगर हमको समृद्ध बनाना है, चाहे वो रिच है या पुअर है, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्विटी, बोले तो समानता होनी चाहिए। तो कहता है कि इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन किया और सेल्फ रिलायंस किया। तो हमने बोला भाई ये जो 3 टॉपिक है ना, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, कहता है कि भाई इन तीनों के साथ साथ इक्विटी भी बहुत जरूरी है। कहता है कि भाई इन तीनों टॉपिक से अकेले से काम नहीं चल सकता, हमको इक्विटी भी लानी पड़ेगी, लोगों को समानता का अधिकार देना पड़ेगा, हमको ये बात भी हमको साथ में लेके समझनी है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू इक्विटी के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आपको क्या कह रहा है, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड। कहता है इक्विटी के, समानता के अधिकार के अकॉर्डिंग हर भारतीय को उसकी हर जरूरत को वो अपनी पूरा कर सके, चाहे वो खाने की है, चाहे वो घर की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटी है। एंड
इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ शुड बी रिड्यूस। कहता है जो पैसे के मामले में, वेल्थ के मामले में जो असमानता है, जो असमानता है, उस असमानता को भी हम दूर करें। ये बातें कहां पे आ रही हैं? इक्विटी के टॉपिक में। कहता है इन शॉर्ट इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का टारगेट क्या है? लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसको रेज करना, उसको ऊपर उठाना, सभी के सभी लोग। और सोशल जस्टिस बोले तो सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, कि सभी को सामाजिक न्याय बोले तो सोशल जस्टिस मिल पाए। तो हमने अल्टीमेटली क्या क्या अब तक डिस्कस कर लिया? हमने इस वीडियो में डेफिनेटली स्टडी कर लिया है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी देखी, फिर हमने देखा कि हमारे 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि हमारे कॉमन गोल्स क्या है। तो यहां तक का हमारा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। इस कंटेंट के अंदर कॉमन गोल के अंदर हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी, है ना। ये टॉपिक हमने अभी देखे हैं, चाहे वो ग्रोथ का टॉपिक है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन का है, सेल्फ रिलायंस का है, सेल्फ सफिशिएंसी का है, और लास्ट हमने कॉमन गोल क्या देखा था? इक्विटी के बारे में। तो यहां तक का हमारा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या कवर करने वाले हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये 3 टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इजी हैं। तो चैप्टर हमारा बहुत सिंपल है। ये चैप्टर हमारा क्या था? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक डेफिनेटली कवर कर चुके हैं। जो बाकी के टॉपिक हैं वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे आपके, टॉपिक नंबर 4 से लेकर टॉपिक नंबर 10। तो मिलता हूं जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।